हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एचडी क्लासेस। मैं हर्षदीप सिंह, द ओनर एंड द डायरेक्टर ऑफ एचडी क्लासेस। एंड आज मैं आपके लिए स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 12th के एग्जाम क्लियर किए, मैं उनके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपॉर्चुनिटीज। बोलिए ये ब्लू कि आफ्टर 12th हर बच्चे एक कॉमन डाउट है कि सर 12th हो गया अब क्या करें। 12th है, क्लियर कर ली हमने, बट अब इसके बाद हम ऐसा क्या करें कि जल्दी से जल्दी हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियली या फिर ये बोलूं मैं सक्सेसफुल हो जाए जल्दी से। तो सक्सेसफुल होने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स अपने पास अवेलेबल है, बट मैं आज 12th पास बच्चों के लिए कुछ बेसिक स्ट्रीम जो मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों के लिए होती है वो लेकर आया हूँ। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्स और आर्ट्स बच्चों के लिए भी मैं वो स्ट्रीम दूंगा, बट आज है उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेडिकल एंड नॉन मेडिकल में 12th पास आउट किया, जिनके मार्क्स सिंपल सी बात एक बात ध्यान रखनी है कि डीमोटिवेट नहीं होना, किसी के बात में नहीं आना, बस आपको बातें समझनी है। समझने के बाद जो चीज आपको अच्छी लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेडी हो, उस चीज को आपने आगे कंटिन्यू करना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनके लिए लेकर आया जिन्होंने 12th पास किया, जिसमें मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल में। अब मेडिकल या नॉन मेडिकल में देखिए तो कुछ बच्चे होते हैं जिनका बचपन से ड्रीम होता है कि हाँ मुझे पायलट बनना है, पायलट, कमर्शियल पायलट, कोई मर्जी पायलट, बट उनका ड्रीम है कि मुझे ना एयरप्लेन है या फिर एयरबस जिसको बोलते हैं तो वो उड़ाना है। तो वो जो पायलट बनने का प्लान होता है, तो नॉर्मली बच्चे मैक्सिमम इजी वे ढूंढ करने के लिए। तो अगर आपको पायलट बनना है जो फर्स्ट ड्रीम है, तो पायलट के लिए मैं आपको बात बताऊं, अगर आप पायलट बनोगे, अगर बिल्कुल इजीएस्ट वे में जाए तो अपन इसके बन सकते हैं कमर्शियलाइज पायलट। इसके अपने कमर्शियलाइज पायलट बन सकते हैं, लेकिन इसकी मैं आपको थोड़ा बताता हूं, इसकी जो ड्यूरेशन आता है इसका अराउंड 4 इयर्स का। जो इसकी कॉस्ट रहती है 1 लाख पर ईयर के अराउंड, मतलब इतनी अमाउंट उस बच्चे को 1 साल में देनी पड़ेगी। 4 साल का कोर्स है, 4 साल के बाद भी अच्छा आप कमर्शियल पायलट बन जाओगे, एक बात है कंफर्म है आप बन गए, बट इसमें एक दिक्कत है। इसमें क्या आपको कमर्शियल पायलट बनने के बाद जॉब मिलेगी? थोड़ा सा आपके लिए मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ। कमर्शियल पायलट कोर्स बहुत अच्छा है, बट इसमें एक दिक्कत है। आफ्टर 4 ईयर यू हैव नॉट एनी टाइप ऑफ गारंटी कि आपके पास कंफर्म जॉब होगी, इसकी गारंटी नहीं है। तो वो क्या करें? तो अपने पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने पास ये है कि अगर आपको पायलट बनना ही है तो कमर्शियलाइज पायलट बनने की जगह पर आप डायरेक्ट बनो इंडियन एयरफोर्स के अंदर। इंडियन एयरफोर्स को डायरेक्ट ज्वाइन करो ना आप। यहाँ पर जब आप ज्वाइन करोगे तो एज ऑफिसर ज्वाइन करोगे। पायलट ज्वाइन किया आपने, यहाँ पे पायलट की, यहाँ पर मान लीजिए आपने ज्वाइन करने के बाद इसके लिए भी जो फॉर्म होगा, जो इसका एग्जाम होता है, बहुत ही मतलब इसके जो मे बी कॉस्ट होती है टोटली फ्री, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम 500 बोला प्ले बैक, तो इसका इतना भी नहीं होता, ये 100 रुपीज के फॉर्म के अंदर ही निपट जाता है। 100 रुपीज का अगर आप फॉर्म फिल करते हो, अगर आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम होता है, अगर आप उस एग्जाम को क्लियर करते हो, एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप वहां पर एज अ ऑफिसर अपॉइंट होते हो, और एज अ ऑफिसर पायलट बनने के बाद फिर आपके पास पूरा पूरा चांस होता है कि और यहाँ पर अच्छा सेम ड्यूरेशन है, 4 ईयर का कोर्स रहता है। उसके बाद आप लोग क्या बनोगे? आप एयरफोर्स के अंदर पायलट बनोगे। एयरफोर्स के अंदर आप पायलट बन गए। अब एयरफोर्स में पायलट बन गए, नॉर्मल सी बात। अब आप बताओ, नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि 12th पास करने के टाइम पर जो हमारी एज होती है, हम ये मान लेते हैं अराउंड कोई 17.5 ईयर या 17 ईयर बोल देता हूं मैं, 17 ईयर के अराउंड होगी, ठीक है। जब तक आपकी एयरफोर्स एग्जाम क्लियर करके आप लोग एयरफोर्स के जब पायलट बनेंगे, इस टाइम पर आपकी एज कितनी हो चुकी है? अराउंड 21 और 22 ईयर। हाँ जी, अब अपने बात कर रहे थे उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वो की है अपना नीट। अब जो बच्चों ने नीट दी है, नॉर्मल सी बात है, नीट भी वो सेम बात है कि नीट का पेपर पहली बात तो थोड़ा टफ आता है,
आप मे भी मुझे पता है कि सब अच्छे बच्चे हो, सबने तैयारी की होगी, तो या कुछ अभी तैयारी कर रहे होंगे, तो नॉर्मल सी बात है, आप नीट को आप क्वालिफाइड कर भी लोगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि हर किसी बच्चे को या हर बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलता। तो इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट इसका यही है कि आप इसके अंदर भी इसके आगे मतलब एमबीबीएस करने के लिए, एमबीबीएस करने के बाद आप इसके अंदर आप एएफएमसी का, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का एग्जाम दोगे तो यहाँ पर आप डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर बनने के साथ साथ आप एक ऑफिसर भी बनोगे, इवन आपको अपनी यूनिफॉर्म मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। यूनिफॉर्म ऑफिसर रैंक पे रहेगा आप। इसके अंदर इसके रहते हैं मेडिकल कोर रहती है, आर्मी मेडिकल कोर, एएमसी। इसके अंदर आप मेनली इसके अंदर आप ऑफिसर अपॉइंट होते हो, ऑफिसर और डॉक्टर फॉर्मेशन। तो एक तो ऑफिसर भी है, पूरी यूनिफॉर्म भी है। जिन मेडिकल स्टूडेंट्स का मन है कि हाँ जी मुझे डॉक्टर भी बनना है और ऑफिसर भी बनना है, तो वो एएफएमसी का एग्जाम दे सकते हैं। और मान लीजिए कोई बच्चा कहे कि हाँ जी हमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये है पुणे में, और पुणे में अराउंड इसकी सीट है 120 में से 20 सीट्स गर्ल्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। आप इसके अलावा नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं। नॉर्मली बीएससी नर्सिंग आप दे ही रहे हो, बीएससी नर्सिंग के साथ आप एग्जाम दो एमएनसी का, मेडिकल नर्सिंग कॉलेज का कोर का। अब ये उनके लिए जिनके माइंडसेट में होता है कि हाँ जी नर्सिंग है, कोई मेल पर्सन आके पढ़ेगा। मैं यहाँ पे कोई स्टीरियोटाइप्स नहीं बता रहा, मैं किसी को कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं बता रहा, लेकिन कुछ फैमिलीज होती है जो गर्ल्स को नर्सिंग करने से अलाउ नहीं करती कि हाँ जी वहां पर कोई इनरिलेवेंट एक्टिविटीज हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको कि आपको आर्म फोर्सेस में भी अपने लाइफ को नर्सिंग के अंदर ही अच्छा बनाने हैं, तो आप एमएनसी एग्जाम दीजिए। एमएनसी के अंदर आपको क्या मिलेगा? पहली बात तो ये पूरा एग्जाम गर्ल्स के लिए, या एग्जाम भी गर्ल्स देगी, नर्सिंग करेगी गर्ल्स और करवाने वाले भी गर्ल्स। तो ऑलरेडी देखा जाए तो सारे हर तरफ से आप गर्ल्स के अंदर रहोगे। हाँ जी, अभी यहाँ पर आपने मतलब पायलट का देख लिया, यहाँ पर मेडिकल कोर का देख लिया, अब आप कह सकते हैं कि हमें कोस्ट गार्ड में जाना है। तो आप नॉर्मल सी बात है, इंडियन नेवी के अंदर आप कोस्ट गार्ड का भी एक अपॉर्चुनिटी है। कोस्ट गार्ड के लिए आपको मेनली से कोस्ट गार्ड का एग्जाम होता है, आप इससे एग्जाम दोगे, आप इससे नेवी के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर यहाँ पर आप कोस्ट गार्ड ऑफिसर बन सकते हैं। कोस्ट गार्ड ऑफिसर का सेम वही रहता है, पहले एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आप यहाँ पर इसके अंदर कोई ट्रेनिंग आपको, आप टेक एंट्री में जाकर कैसे जा रहे हो, वो सब इसके अंदर क्लियर करवाया जाएगा, वहां पर सारी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपके पास नहीं है कोई एक्सपीरियंस, कोई बात नहीं है, आपको बस सिर्फ अपनी एग्जाम क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना, और यहाँ पर आप कोस्ट गार्ड के अंदर आप ऑफिसर बन सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और इस एनडीए का नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका एग्जाम यूपीएससी की तरफ से साल में 2 बार करवाया जाता है। इसके अंदर आपकी जो आपको 2 तरीके से जॉब मिलेगी। एक तो रहेगी आपकी परमानेंट कमीशन, जो दैट विल बी आईएमए। सेकंड रहेगी शॉर्ट सर्विस कमीशन, दैट विल बी ओटीए। मान लीजिए आपने आईएमए या ओटीए दोनों चूज किया एक बार के लिए। अगर मान लीजिए अगर आपके पास नॉर्मल आपके पास एग्जाम है, आपने एनडीए का एग्जाम दिया, इसके मेन पेपर रहता है, 2 पेपर रहते हैं। फर्स्ट पेपर सिर्फ आपका रहेगा मैथ्स का, सेकंड पेपर आपका रहेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड सम करंट अफेयर्स, सीएसीएस। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जाम का पैटर्न आता है। और यहाँ पर आपको सिंपल इसका एग्जाम को क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल वे में बच्चे अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसका मेन पोर्शन है मैथ्स। आपका मेन पोर्शन क्या है इसमें? मैथ्स है। अगर आपको मैथ्स अच्छे से आती है, मैथ्स के इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे रूल्स अगर आपको याद है, इनको कैसे अप्लाई करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जितने भी है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ में इसके जो भी और मेथड्स है, कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स है, जैसे आर डी शर्मा होगी या फिर बहुत भी अनदर बुक्स है, अगर आप उन सभी को सोल्व कर चुके हो और आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, तो मैं कहूंगा कि आपके लिए ये एग्जाम मक्खन की तरह निकलेगा। एग्जाम क्लियर करने के बाद ये एक्चुअली मैथ्स का, इसमें आपको 11th की मैथ्स,
और 12th की मैथ्स दोनों करनी है। ये भी जो सिलेबस है ना, ये भी 11th और 12th का कंबाइंड रहता है। यहाँ पर इंग्लिश में आपको अपनी जो 11th-12th की इंग्लिश है वो नहीं पढ़नी, यहाँ पर आपको इंग्लिश में नॉर्मली जैसे कॉम्पिटिटिव बेस्ड इंग्लिश होती है वो पढ़नी, लाइक एज जैसे अपने हो गया एरर फाइंडिंग हो गया, टेंस रूल्स हो जाते हैं, टेंस, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, अनसीन पैसेज, वहां पर अपने क्वेश्चन करना और वन आउट फाइंड करना, या इस टाइप से, या फिर जंबलिंग लाइन, जंबलिंग वर्ड्स, वो सब ये इस टाइप के टॉपिक्स है जो ग्रामर पोर्शन में रहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी वे में पेपर आता है इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर तो जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, बेटा आप लोगों को बताओ, आपको इंग्लिश में बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही आपका इंग्लिश पेपर इजीली क्लियर हो सकता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आपकी 11th और 12th का सिलेबस ही रहता है। अब यहाँ पर बच्चों के लिए दिक्कत रहेगी कि जिन्होंने मेडिकल, नॉन मेडिकल ली है, नॉन मेडिकल वालों के लिए बायो की दिक्कत आती है। तो मैं आपको बताऊं, आपको इसके अंदर बायो ज्यादा लेवल की नहीं, आपको 10th लेवल या 11th लेवल तक की बायो अगर आपके पास कहीं से बुक अवेलेबल है, या कहीं से अगर ये आप गूगल पे जाकर बुक अवेलेबल कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां पर आपको 11th 12th की सिर्फ हल्की फुल्की बायो रीड करके जानी है, और 10th तक की बायो आपको प्रॉपर आनी चाहिए। इससे क्या काफी हद तक आपके बायो क्वेश्चन भी टाइम बैठे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर अपने देखिए, अगर मिनिमम अटेंड करें तो केमिस्ट्री फिजिक्स तो है ही है, इंग्लिश भी है, और सीए अपना करंट अफेयर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिफेंस की जो कुछ बजट्स होते हैं, डिफेंस में कौन से हथियार है, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, तो वॉर के टाइम पर हम लोग जैसे S-400 के बारे में बात करते हैं, तो S-400 कहां से आया, ये किस सिलेंडर कौन सी कंट्री ने हमें दिया था, किसने यहाँ पर सबसे पहले बनाया, S-400 से पहले हमारे पास क्या था, इसके अलावा हमारे पास क्या है। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल एक छोटा सा टॉपिक लिया मैंने, छोटे टॉपिक है, एक सिंगल एक क्या ही मैंने बात की है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, सारी की सारी बातें बेटा इसके अंदर आती है सीए के अंदर। तो यहाँ पर ये जो पेपर रहता है ना, ये पूरा मिक्स में रहता है, इसके अंदर आपको सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं ये दोनों, इसमें कोई ज्यादा टॉप टू करेंगे होते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है ये दोनों, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने के बाद यू आर एबल टू अटेंड द इंटरव्यू। इंटरव्यू रहता है बेटा आपका जो भी कंडक्ट करवाते हैं हमारी एसएसबी, अरे ये सिलेबस शब्द नहीं है, इसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा, जो कि मिनिमम रहता है 5 डेज का। 5 डेज की इंटरव्यू रहने के साथ साथ इसकी कुछ बेसिक सी बातें रहती है। इस 5 डेज की इंटरव्यू की मैं आपको पूरी एक ब्रीफिंग में आपको मैं पूरे इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये 5 डेज जो इंटरव्यू है, ये कहने को बहुत इजी है और कहने को बहुत हार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पर अकेला एक पर्सन आपको चेक नहीं करता है, यहाँ पर बहुत सारे पर्सन, एक तो होता है साइकोलॉजिस्ट, एक रहता है बेटा आपका जो जीटीओ करवाता है, एक आपका रहता है इंटरव्यू करवाने वाला ऑफिसर, जिसको बोले इंटरव्यूइंग ऑफिसर। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो आपको टाइम टू टाइम हर एक पॉइंट पर, जब आप गेट से एंटर करते हो, गेट के एंटर करने के बाद से लेकर आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बिहार पर आपको बताऊंगा, ये एसएसबी इंटरव्यू सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, सबसे ज्यादा मजेदार एक्टिविटी है, क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन होती है, ये 5 डेज का बोलते हैं, लेकिन इसकी प्रिपरेशन करने के लिए ही मिनिमम 3 वीक्स चाहिए आपको। अगर आपने इससे पहले तैयारी नहीं की हुई तो 3 वीक्स मिनिमम चाहिए, और आपको थोड़ी बहुत तैयारी है, जैसे आपने थोड़ा बहुत देख रखा है, तो आप 2 वीक्स के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको इस एनडीए को क्वालिफाई करना होता है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एनडीए का हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट कर दिए। जो बच्चे गंगानगर शहर से बहुत दूर से, जो रेगुलर अप डाउन नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस एनडीए के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स आपको अगर पढ़ाएंगे, और आपके टाइम टू टाइम सारे असेसमेंट भी होते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगी हाँ जी आपने कितनी तरीके रखी है, क्योंकि एनडीए का सेकंड एग्जाम की नोटिफिकेशन एक आध दिन में स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्म उसकी 29 या 30 तक इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी, और इसका जो एग्जाम है वो सितंबर के सेकंड वीक में 14 सितंबर उन्होंने अनाउंस कर रखा है। तो हमारे पास टाइम कम है बेटा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं।
1 से बैच स्टार्ट होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसा एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहते हो, तो मैं आपको यही बात बोलूंगा, आईआईटी की तैयारी करें, वेल एंड गुड। साथ में आप एनडीए की भी तैयारी कीजिए, एनडीए का एग्जाम दीजिए और वहां पर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कीजिए। ओके बेटा, अगर नीचे नंबर आपको अभी शो हो रहा है, आप वहां पर हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो, जो अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डीएम कर सकते हो, या फिर हमारी इंस्टा आईडी है, आप उसके ऊपर भी मैसेज डीएम कर सकते हो। हम आपको वहीं पर हैंड टू हैंड रिप्लाई देंगे, आपकी जितनी क्वेरीज है उसको रिप्लाई करेंगे, और जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम डेट पास आती जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।